जय हिंद दोस्तों। और मैंने स्वतंत्रता संग्राम का जो चैप्टर था उसको तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन आंसर आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या हुई और कैसे भूमिका हुई और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों लाया। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने भोजपुरी लैंग्वेज में सीखेंगे। अगर बढ़िया से हम लोग इसको जान लिए तो हम लोग को जिंदगी भर याद रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। देखिए, सविनय हम लोग पत्र लिखते हैं ना, सविनय निवेदन है कि, तो अवज्ञा का अर्थ होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, आज्ञा का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना, और अवज्ञा का अर्थ होता है अवहेलना करना, यानी अंग्रेजों द्वारा दिए गए हर एक चीजों की अवहेलना करना। तो इसी अवहेलना को उद्देश्य से मानते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। देखिए, एक्चुअली सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का मेन मोटिव क्या था। महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने 11 सूत्र यानी 11 मांग रखी थी अंग्रेजों से कि भाई आप मेरे को 11 मांग की ये पूर्ति कर दीजिए, मैं किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करूंगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे कि वो हाथ जोड़कर सबसे पहले विनती करते थे कि भाई मेरा ये आज्ञा को स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार आदमी नहीं करता था तभी जाकर वो आंदोलन करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसकी रूपरेखा जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में वहीं पर तैयार हो गया था कि गांधी जी अंग्रेज मानने वाले नहीं है, ये लात के देवता है, भात से मानेंगे नहीं, इनको लात दीजिए आप। लेकिन जो गांधी जी थे वो ठंडा दिमाग के थे, वो बोले कि नहीं, मैं फिर अंग्रेजों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फिर अंग्रेजों से विनती करूंगा कि भाई तू लो मान जा लो। हम अहिंसा चाहते नहीं कि हम अहिंसा से काम करके चाहते नहीं। लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार ही नहीं था। नेहरू जो थे उस समय लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसी में यह अधिवेशन पारित भी कर दिया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दीजिए। लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, चलो मैं फिर एक बार और अंग्रेजों से विनती करता हूं कि मेरे 11 जो मैं सूत्र मांगा हूं उन सूत्रों को तुम लोग स्वीकार कर लो। तो 11 सूत्र गांधी जी ने क्या मांगा था? कुछ नहीं मांगा था। गांधी जी तो एक फकीर ठहरे, एक धोती को लपेट कर पूरा पहनते थे, वो क्या मांग सकते? अंग्रेजों से क्या, अंग्रेजों की क्या औकात है? उस साल अंग्रेज हमेशा के टुकड़ा पर पले वाला उन लोग का क्या औकात है कि गांधी जी को कुछ दे सके। लेकिन गांधी जी अपने ही देश में अंग्रेजों से मांग रहे थे कि मेरा यह मनोकामना पूरी कर दो क्योंकि ये मेरे देश के लिए है। पहला उन्होंने क्या शर्त रखा था? अंग्रेजों से क्या मांगा था? 11 सूत्र में मांगा था कि जितने भी, आप लोगों को पता है, बहुत सारे लड़के पढ़े होंगे कि 1930 ईस्वी में भयंकर अकाल आया था, पूरा विश्व में अकाल आया था। विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था, तो उसमें भयंकर अकाल पड़ा था और उसी अकाल, ये भयंकर अकाल पड़ा था। तो उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? तो कर पर कर बढ़ा दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई, पहला उन्होंने शर्त रखा था, मांग किया था, रिक्वेस्ट किया था अंग्रेजों से कि जो कृषि पर जो कर लगता है उसको 50% कम कर दिया जाए, क्योंकि इस अकाल में आदमी क्या करेगा। तो कृषि कर 50% कम किया जाए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब अपने देशवासियों के लिए मांगा। दूसरा बात उन्होंने कहा कि जितने भी आप सैनिक पर, भाई हम ही लोग का पैसा है और अंग्रेज लोग यहाँ पर रहते थे, अपना सैनिक बना कर रखते थे, अपना फौज, आर्म फोर्स बना कर रखे थे, तो उस पर बहुत पैसा खर्चा करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि जो आपने सैनिकों के ऊपर खर्च कर रहे हैं उसको 50% कटौती कर दीजिए। कोई खराब बात नहीं कहा। और उस समय जितने भी सिविल सेवाओं में थे उन पर भी जबरदस्त खर्चा होता था। गांधी जी ने तीसरी बात कहा कि जितने भी आप सरकारी कर्मचारियों पर खर्चा करते हैं उनको भी कुछ कम कर दिया जाए। उसके बाद कहा कि शराब को पूर्ण रूप से बंधित कर दिया जाए, हमारे देश में शराब नहीं बिकना चाहिए, कहा था। उसके बाद कहा था कि जितने भी नशीली पदार्थ हैं उन पर भी पाबंदी लगा दिया जाए। और कहा था कि जितने भी नमक है, नमक पर जो आपने टैक्स, कस्टम ड्यूटी लगा कर रखा उसको खत्म कीजिए। देख लीजिए अंग्रेज का दिमाग कितना था भाई। नमक एक ऐसा चीज है जो अमीर हो या गरीब हो सबको खाना ही पड़ेगा। हम 10 रुपया कमाते हैं और कोई 10 लाख रुपया कमाता है, उसको भी उतना ही नमक चाहिए, हमको भी उतना ही नमक चाहिए। आज घर में अगर नमक कम या ज्यादा डला जाओ तो देखो पूरा लगेगा कि महासंग्राम छूट हुई बा। तो अंग्रेज का दिमाग ऐसा था ना कि नमक पर बहुत टैक्स बैठा कर रखा था कि नमक आप खरीदिएगा तो उसका बहुत ज्यादा दाम था। तो उन्होंने कहा कि नमक पर टैक्स को हटा दिया जाए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने भी आदमी हैं अपनी सुरक्षा के लिए
उनको लाइसेंसी गन प्रोवाइड कराया जाए, यानी वो लाइसेंस वाला गन रख सकते थे। तो वगैरह वगैरह इतना डिमांड उन्होंने रखा था, ठीक है। और उस समय जो वहां का वायसराय था, आजकल के डीएम मजिस्ट्रेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उस समय वायसराय था। मान लीजिए कि वायसराय वहां का प्रधानमंत्री हुआ अंग्रेज का, तो उस समय वहां का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, ध्यान से पढ़िए लो, अगर ना पढ़ बोलो तो हंसते हंसते में खत्म हो जाएगी। लॉर्ड इरविन जो था उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। मान लीजिए कि पीएम था, प्रधानमंत्री था वो भारत का पूरा, जो बोल देगा वही होगा, वो पूरा संचालन करता था। तो लॉर्ड इरविन से गांधी जी ने ये 11 डिमांड जो मैंने आपको बताया वो अपने पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित किया। ये पत्र प्रकाशित किया 31 जनवरी 1930 को। 1930 में यंग इंडिया उनका एक समाचार पत्र था, उसमें उन्होंने ये 11 डिमांड रखा लॉर्ड इरविन से। कहिया 31 जनवरी 1930 ईस्वी को। देखो लॉर्ड इरविन, हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा जो 11 सूत्र है उसको तुम मान लो, क्योंकि अगर तुम मान लोगे तो मैं सब आंदोलन बंद कर दूंगा, खुशी खुशी जीऊंगा। अगर तुम ये मेरा शर्त नहीं मानते हो तो मैं एक भयंकर आंदोलन करूंगा, उसके लिए तुम तैयार रहना। अब लॉर्ड इरविन तो प्रधानमंत्री ठहरा, वो बोला कि ये फकीर का बात हम थोड़ी मांगेंगे, हम मान लेंगे तो इसी तरह 50 को फिर फकीर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हमारा भी बात मानो। वो कुछ ध्यान नहीं दिया, बोला जाओ नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, तो 41 दिनों तक वेट करते रहे। अरे इरविन मान जाओ भाई, मान जाओ भाई, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानो, बहुत भयंकर होगा। बोला अरे तुमको जो करना है कर लो, जाओ। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि चलो फिर मैं तुमको एक और मौका देता हूं। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि लॉर्ड इरविन तुम मुझसे मुलाकात तो कर लो, कि मैं तुमको बताऊं कि ये करोगे तो मेरा फायदा क्या, मेरे देश का फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा। लॉर्ड इरविन उनसे मिलने के लिए भी मुकर गया कि नहीं मैं मिलूंगा। वो तो ठहरे महात्मा गांधी, देखने में सीधा साधा, लेकिन लाठी मार के अंग्रेज के भगैया। लॉर्ड इरविन उनसे नहीं मिला, बोले चलो कोई बात नहीं है। जब गांधी जी से लॉर्ड इरविन नहीं मिला तब गांधी जी ने बोला, एक वाक्य बोला वहां पर, यंग इंडिया पत्र में ही बोला था, मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिला। गांधी जी ये 11 सूत्र में क्या मांगे थे, कुछ ज्यादा चीज मांग लिए थे। बोला कि लॉर्ड इरविन मैंने तुमसे तो रोटी मांगी थी लेकिन तुमने मुझे बदले में क्या दिया, पत्थर दिया। वहीं पर महात्मा गांधी कहते हैं कि अब ये लात का देवता है, भात से मानेगा नहीं। महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने, जितना पढ़ा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन सब क्वेश्चन में पूछेगा, और क्वेश्चन हम कल पूछे भी थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने क्या किया, गुजरात में साबरमती आश्रम में, गुजरात में जो अहमदाबाद है जिला, वहां पर एक साबरमती जगह है, वहां पर अभी भी आश्रम है गांधी जी का, जहां पर गांधी जी रहते थे। गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती जिला, साबरमती आश्रम, वहां से महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 आदमियों के साथ, कितना आदमी, 78 आदमियों के पूरा झुंड बनाया। 78 आदमी, ये मत समझिए कि अरू गरीब आदमी, सब इंटेलिजेंट। महात्मा गांधी लंदन के पढ़ाई पढ़ के आई रहन, आज तक हमसे के एगो वकालत कॉलेज में एडमिशन लगाए सन तो हमसे के पूरा कंगाल हो जाए सन, लेकिन महात्मा गांधी देखिए इतना अमीर होते हुए, वकालत का पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका से पढ़कर आए हुए, फिर भी वो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार थे। और आज हम लोग हैं कि महात्मा गांधी को कुछ भी बोल देते हैं कि महात्मा गांधी ये थे वो थे। अरे महात्मा गांधी वो बूढ़ा व्यक्ति था कि आज हम जो बोलते हैं ना उसी के बदौलत बोलते, नहीं तो काट के फेंक देता सब अंग्रेज। तो महात्मा गांधी जी क्या, वही अपना डंडा लेकर अपने 78 आदमियों के साथ 240 मील की यात्रा लगातार करते करते 25 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को कहां पहुंच गए, तो ये पहुंच गए थे आपको दांडी। दांडी गुजरात में एक नौसार जिला पड़ता है, नौसार जिला है, ठीक है, नौसार जिला है, गुजरात में एक नौसार जिला है। वहां पर गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में, वहां से अपने 78 आदमियों के साथ 240 मील की पद यात्रा करके 25 दिन में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे।
दांडी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में एक नौसार जिला है, वहां पर पड़ता है। वहां पहुंचे और पहुंचकर वहीं पर समुद्र में के पास जो नमक पड़ा हुआ था, एक चुटकी इस तरह नमक उठाया और इस तरह गिरा दिया और बोला कि मैं नमक कानून तोड़ता हूं। महात्मा गांधी जी ने नमक नहीं बनाया था, सिर्फ एक संकेतिक दिया था कि देखो मैं नमक तोड़ता हूं। और उसी दिन नमक तोड़ो कानून का उल्लंघन हुआ और पूरे देश में नमक कानून, अपने पूरा देश में जितना भी थे जगह जहां पर नमक कानून तोड़ा जाने लगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रस्तुति सूत्र कितनी थी? 11। यह अधिवेशन लाहौर में पारित हुआ था। यंग इंडिया में 31 जनवरी को उन्होंने 11 सूत्र दिया था, प्रतीक्षा किया था, नहीं माना। अब देखिए, ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी, ये जो पद यात्रा किए थे ना, इस तरह लेकर, इस तरह लाठी लेकर, तो इसी यात्रा को कहा गया था दांडी मार्च। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही आता है दांडी मार्च। ये यहाँ से यहाँ चल कर गए थे ना, इसी को कहा जाता था दांडी मार्च। बुझाई? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक ले गई रास्तवा पर, पगडंडी पर रोडे उस समय बांधा के रोड रहे, बांधा के चौड़ा चौड़ी, तो ओहे के कहल जाला दांडी मार्च। बुझा गई? दांडी पर पगडंडी पर चलो, मैंने बांधा पर चलो, वही से नाम पड़ गई दांडी मार्च। तो उन्होंने नमक बनाया। ठीक है, नमक बना दिया, दांडी मार्च हो गया। अब देखिए, इसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सुभाष चंद्र बोस बोलन कि भाई तो कमाल कर दिए गांधी जी भाई, 25 दिन 78 आदमी के साथ और 240 मील की यात्रा। उन्होंने इतना गांधी जी को देखा कि भाई तो कमाल कर दिए गांधी जी। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को, ये दांडी मार्च जो यात्रा हुई थी, उसकी तुलना किससे की थी? नेपोलियन बोनापार्ट के एल्बो पेरिस। नेपोलियन बोनापार्ट जो यूरोप में था ना, वो भी एल्बो से पेरिस की यात्रा पैदल किया था, तो उसकी तुलना इनसे की थी। और मुस्लिनों की तुलना रोम मार्च से की थी। ठीक है, उसी समय प्रफुल्ल चंद्र राय ने भी गांधी जी की ये दांडी मार्च की तुलना किसे कर दी थी? तो मूसा से की थी। मूसा और यहूदियों जो अपने पूरा लेकर अपने देश से भागे थे, अपने देश को छोड़कर जा रहे थे, उनसे की थी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं एक चीज आपको यहाँ बताना भूल गया, जब महात्मा गांधी जी एक चुटकी नमक उठाकर इस तरह तोड़ रहे थे, तो एक उन्होंने श्लोक बोला था। वो श्लोक क्या था? हम लोग बहुत गाते हैं, राघोपति राघो राजा राम पति पतावन सीताराम। उन्होंने ये बात बोला था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें की थी। ये चीजें होने के बाद महात्मा गांधी जी ने ये काम तो कर दिया। अब बंगाल में, सीमांत उत्तरी में, पूर्वोत्तर सीमांत में, उत्तर पश्चिम सीमांत में भी आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन इस आंदोलन में मुसलमान अछूत रह गए। यानी इस आंदोलन में मुसलमान किसके साथ चले गए? जानते हैं, ये हिंदुस्तान को बंटवारा करने वाला एक ही इंसान था, जिसको हम क्या दुनिया उसको करती है क्या, देखने सकते नहीं हम लोग। वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। उस इंसान के चलते सभी मुसलमान महात्मा गांधी जी को छोड़ दिए। महात्मा गांधी जी में बहुत गिने चुने इंसान मुसलमान साथ दिए। उनमें पश्चिमी सीमांत प्रदेश में एक थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनसे प्रभावित होकर वहीं पर खुदाई खिदमतगार पार्टी नामक स्थापना की। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की और उसी संगठन को लाल कुर्ती भी कहा जाता था। और उसी संगठन से उन्होंने भी अपना पूरा उजागर किया, देश में नमक कानून तोड़ो आंदोलन को और पूरा फैलाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी के संदर्भ में खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, बूढ़ा गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बूढ़ा गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। महात्मा गांधी जी ने ये पूरा रूपरेखा तैयार किया और महात्मा गांधी जी ने इसमें जो अपनी शर्त थी उसको भी और बढ़ाया और बोला कि मैं तो तुमसे पहले लॉर्ड इरविन 11 शर्त रखा था, अब इसमें 2 और ऐड कर लो और मेरे को 13 शर्त मानो अब तुम। लॉर्ड इरविन बोला, पूरा देश मचल गया, पूरा लॉर्ड इरविन का दिमाग खराब हो गया, पूरा देश में आंदोलन शुरू हो गया। लॉर्ड इरविन कितना संभाले, बोला कि शायद पहले ही मान गए होते तो इतना लफड़ा नहीं होता।
तो दो उन्होंने चीज और क्या जोड़ा, तो दो उन्होंने चीज और ये जोड़ा कि महिलाएं शराब की दुकान पर शांतिपूर्ण धारणा देंगी। यानी अगर शराब की दुकान खुली तो महिलाएं क्या करेंगी, जाकर शराब की दुकान को बंद कराएंगी। और बोला कि जितने भी छात्र हैं कॉलेज स्कूल का बहिष्कार करेंगे और जितने भी लोग हैं काम कचहरियों, सरकारी कचहरियों और सरकारी नौकरियों से बहिष्कार करेंगे। तो दो शर्त उन्होंने और जोड़ दी। इतना शर्त जोड़ने के बाद महात्मा गांधी जी को अब कहा गया, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर महात्मा गांधी जी अगर यहाँ पर रहे, लोगों के बीच रहे, तो यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। महात्मा गांधी जी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, यानी उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। और उनके साथ साथ 90,000 क्रांतिकारियों को भी उठाकर जेल में डाल दिया गया। जैसे ही जेल में डाल दिया गया, यह आंदोलन क्या हो गया, शांत हो गया। अब ये जब आंदोलन शांत हो गया तो महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, आमरण अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी जी कहाँ बैठ गए, आमरण अनशन पर। यानी न अन्न खाएंगे, न धन खाएंगे, न पानी पिएंगे, न खाना खाएंगे। बोले कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आमरण अनशन करूंगा। जेल में ही गांधी जी ने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। अब लॉर्ड इरविन का और दिमाग खटक गया कि अगर ये बूढ़ा आदमी मर गया ना तो हिंदुस्तान हम लोग के हाथ से चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भयंकर बवाल हो जाएगा। तो आमरण अनशन पर महात्मा गांधी बैठ गए। तो अब इससे से अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो दूसरा टॉपिक होगा, ठीक है। तो हम लोग आमरण अनशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को मैंने पूरा आपको बता दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी अंग्रेजों के दिए हुए सामान का बहिष्कार करना। ये इसकी शुरुआत लाहौर अधिवेशन में ही हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी दरिया दिली थे। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कुछ और टाइम अंग्रेजों को दे देता हूँ। उन्होंने यंग इंडिया में 11 अपना प्रस्ताव बोला कि मेरे को 11 चीज़ें चाहिए, अगर तुम लोग दे देते हो तो मैं ये आंदोलन नहीं करूँगा। और उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 आदमियों के साथ 240 मील की पद यात्रा करके 25 दिन में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नौसार दांडी पहुंचे। वहां एक चुटकी नमक निकाला और नमक कानून को तोड़ा। तो मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। अगर इसमें आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट जो है कल मैं फिर एक MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरा आमरण अनशन के बाद जो दूसरा टॉपिक है उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।